देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी, जिसने की बड़ा खुलासा किया है। मुर्तजा ने आतंकियों से अपने संबंध की बात को कबूला है, साथ ही ये भी बताया कि विदेशी आकाओं के इशारे पर उसने हमले को अंजाम दिया है। बताते चले कि मुर्तजा इस समय यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। इस मामले में फिलहाल मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर एटीएस ने गोरखपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग कट्टरपंथी थे और इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी थी। मुर्तजा ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वो चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। वहीं उसने गोरखनाथ मंदिर पर धारदार हथियार से हमला करने की वजह क्रूरता दिखाना बताया है। उसने कहा कि उसकी मंशा ये भी थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर हाइप क्रिएट किया जाए ताकि लोगों के अंदर डर बैठ सके। मुर्तजा अब्बासी ने बताया कि केमिकल इंजीनियर होने के नाते उसे आसानी से बम बनाने की तमाम तरह की विधियां पता थी, लेकिन हमले के दौरान उसने बम की जगह धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। दरअसल विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बांके या चापड़ से हमला करने के निर्देश दिए थे। साथ ही मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां भी डिलीट करने की बात को कबूला है। फिलहाल उस पर यूएपीए लगाने की तैयारी पूरी है। इस बाबत एटीएस ने लिखा पढ़ी भी शुरू कर दी है। यूएपीए लगने के बाद ये मामला एनआईए को हैंडओवर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था उसका आरोपी है मुर्तजा, और मुर्तजा के साथ कई तरह के जो कनेक्शंस हैं उनका खुलासा होता नजर आ रहा है। पहले हनी ट्रैप का पता चला, दुबई कनेक्शन का पता चला, आईएसआईएस से उसके संबंध वो पता चले, और अब ये उसने कबूला है कि विदेशी आकाओं के इशारे पर वो काम करता है। इस हमले को अंजाम देने की बात को कबूला है। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया है। आपको पूरा डिटेल में हम बताते हैं कि क्या पूरा अभी तक मामला रहा है। आईआईटी मुंबई का ये छात्र था मुर्तजा। काफी ज्यादा चीजों की जानकारी ये रखता है, केमिकल इंजीनियर। इसने कहा कि मैं हूं और बहुत सारे बम बनाने की भी मुझे विधियां पता है। एटीएस के रिमांड पर फिलहाल मुर्तजा को रखा गया है। उससे कई जानकारियां बाहर निकालने की कोशिश की जा रही हैं, और जिस तरह से एटीएस पूछताछ कर रही है, एटीएस के सामने मुर्तजा ने कई तरह के खुलासे किए हैं। एनआईए ने भी मुर्तजा से पूछताछ की है, यानी कि पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। और आईएसआईएस से कनेक्शन का भी उसने दावा किया है। दुबई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है, हनी ट्रैप का भी खुलासा हुआ है। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, जिसके बाद उसे पकड़ भी लिया गया। उसके बाद उसे हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने पूरे मामले में उससे बातचीत की, एजेंसियों ने उससे बातचीत की, और उसके बाद अब उससे एटीएस के रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए को जांच सौंपी गई है, और कई तरह की अहम जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसने इस बात को कबूल किया है। पूछताछ में, एटीएस की पूछताछ में उसने इस बात को कबूला है कि वो चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। उसने गोरखनाथ मंदिर पर धारदार हथियार से हमला करने की जो वजह है वो बताया है, क्रूरता को दिखाना उसने एक अहम वजह बताई। उसने कहा कि उसका मंशा ये भी थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया जाए, उससे एक हाइप क्रिएट हो। हाइप क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर और भय का माहौल पैदा होगा। ये कोशिश उसकी रही कहीं ना कहीं। तो मुर्तजा अब्बासी ये भी बता रहे हैं कि केमिकल इंजीनियर होने की वजह से वो आसानी से बम बना सकता था, तमाम तरह की विधियों का उसे ज्ञान था, लेकिन बावजूद उसके उसने धारदार हथियार से हमला किया, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मुर्तजा ने आतंकियों से सारी जो भी बातचीत है उसको भी कबूला है, अपने संबंधों को भी कबूला है, और इस हमले को लेकर उसने कहा है कि मैं अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहा हूं। उसके जो लैपटॉप की बरामदगी हुई थी, मोबाइल फोन की बरामदगी हुई थी, उसमें से अहम जो जानकारियां हैं वो डिलीट कर दी गई। इस बात को भी उसने कबूला है। फिलहाल यूएपीए लगाने की तैयारी पूरी है। इस मामले में एटीएस को मिली मुर्तजा के एप्पल मैकबुक की अगर हम बात करें तो इस लैपटॉप और मोबाइल की जो मिरर इमेज है वो अभी सामने आई है, और इसकी पड़ताल में पता चला है कि मुर्तजा संदिग्ध लोगों से बातचीत करने में वीओआईपी कॉल या फेस टाइम का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उसके अकाउंट में, सीरिया में जो इस अकाउंट में पैसा गया उसे ट्रेस करने में रही एटीएस को काफी ज्यादा उसे दिक्कत हो रही है। लैपटॉप पर मिली जानकारी से पता चला कि मुर्तजा के 6 फेसबुक अकाउंट में से एक अकाउंट से अरबी भाषा में चैट की जा रही थी। फिलहाल अरबी भाषा में किए गए चैट को समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। तो यानी लगातार मुर्तजा संपर्क में रहा है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिन, एक के बाद एक कई अहम खुलासे गोरखपुर हमले में अभी तक मुर्तजा की तरफ से किए गए हैं और अब इस बात का भी जिक्र कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे डर फैलाना भी था। शरिया कानून का उसने जिक्र किया है, वो लागू होना चाहिए और विदेशी आकाओं से जो उसके संबंध है, जहां से उसे पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे और उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहा था। तो अभी तक क्या बड़ी और अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, आपको नेहा जी बताना चाहूंगा कि जिस तरह गोरखपुर मंदिर पर हमला हुआ था वो काफी दयनीय था। उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही थी उस पर कई चीजें खुलकर सामने आई हैं। एटीएस ने जब मुर्तजा से पूछताछ की तो उसमें कई चीजें खुलकर सामने आई। आपको बताना चाहूंगा कि एटीएस ने इसके रिमांड बढ़ाने की बात कही थी जो 16 अप्रैल तक है और कल तक रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो पूछताछ हुई थी, पूछताछ में जो चीजें सामने निकल कर आई थी उसमें सबसे अहम बात यह है कि जब एटीएस ने उनके घर पर छापेमारी करी थी गोरखपुर में, तो जहां पर उसके घर से कई ऐसी चीजें एटीएस के हाथ लगी जो काफी संकेत में डालती है और संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि वहां पर हवाई फायरिंग करने के लिए उसको एयर गन मिली है वहां पे और काफी खुफिया कैमरे मिले हैं और भी कई चीजें ऐसे उनके हाथ लगी है जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है, उसी के माध्यम से ये पता चला कि या एक यहाँ पर खूंखार आतंकवादी बनना चाहता था और एक डर का माहौल बनाना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से जो योगी सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसको ये भय था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदायों को एक तरफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे योगी सरकार, इसलिए वो डर का माहौल बनाना चाहता था, योगी सरकार के ऊपर अटैक करना चाहता था। खासतौर पर सबसे एम जो उनका था निशाने पे थे वो योगी सरकार, मेन सीएम योगी ही थे, क्योंकि वो लखनऊ से गोरखपुर आना जाना उनका लगा रहता। सबसे अहम बात उसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा कि गोरखपुर मंदिर में जो तैनात जो सिपाही थे कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बचाने में समर्थ रहे और ये कहा जा सकता है कि जो चीजें निकल के आ रही हैं, जैसा कि उसके सीरिया से ताल्लुकात, सीरिया के वीडियो देखा करता था और अमेरिका के जो वहां के जो हमीम थे उनको अपना आका मानता था, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो चीजें निकल रही हैं उसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जिसकी अभी पड़ताल की जा रही है और जो इसके जो तार जुड़े हुए हैं, जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि या इन दिनों किनसे मुलाकात करी, क्योंकि हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ी चैन हो, उस चैन को खोला जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है। नितिन, ये भी जानकारी मिली है कि जो उसका एप्पल मैकबुक लैपटॉप था, मोबाइल, उससे तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट हो गई थी। इस पे मैं आपसे जानकारी लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र ओझा साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में आपका। धन्यवाद। ओझा साहब, मुर्तजा के मामले को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से उसने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। ISIS से कनेक्शन आया है, दुबई कनेक्शन आया है, हनी ट्रैप, और अब तरह तरह के खुलासे उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। इसके तार आप कहां पर जुड़ते देख रहे हैं? देखिए, पिछले कई दशकों से जो है भारत में ये जो इस्लामिक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसने काफी अपना जोर बना लिया था। आप देखें कि ग्लोबल टेरर इंडेक्स करके एक इंडिकेटर है, उसमें इराक युद्ध होने के बाद भी भारत जो है दूसरे नंबर पे कई सालों तक बना रहा और अभी हम 8th मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री है जिसमें टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो इनके तार जो है ये छोटे छोटे टिप ऑफ आइसबर्ग से आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वायलेंट टेररिज्म में डिक्लाइन तो आया है, लेकिन ये टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है और उसकी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो आती है रेडिकल प्रोपेगेंडा से, कमजोर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भारत के NIA ने बड़ा योगदान किया है इन सारी चीजों को टेक्निकल लेवल पे तो कम किया है, लेकिन पूरी तरीके से टेररिज्म को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है और एक समय के बाद मेरा मानना है कि ये और ज्यादा मुश्किल होते जाएगा। तो देखिए, ये जो भी इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान में, उन सब का कोऑर्डिनेटर जो है दुनिया भर में कहा जाए तो वो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी डीप स्टेट है। इसके अपने अपने ग्रुप स्प्लिंटर हो चुके हैं, लेकिन ये कनेक्शन जो है ये ग्लोबल है। तो सारे ग्रुप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, इवन दो ये छोटे से स्ट्रीट गैंग के रूप में क्यों ना हो। तो मैं सोचता हूँ कि इससे सबक लेके और कुछ प्रिएम्प्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन करने की जरूरत है और ये मामला जो है सिर्फ यही नहीं सीमित होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, इसके हिसाब से, इस पे मैं सोचता हूँ कि बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है और अपने समाज के कोहेजन को बनाए रखने की जरूरत है ताकि टेररिस्ट को
लोग नहीं मिले कि रिक्रूट कर पाए वो। ओझा साहब, क्योंकि इस क्रिमिनल ने इस बात को कबूला है कि वो यहाँ पर डर फैलाना चाह रहा था। उसका एकमात्र उद्देश्य ये भी था कि लोगों के मन में डर हो, एक हाइप क्रिएट किया जा सके। और दूसरा, उसने ये भी कबूला है कि शरिया कानून लागू हो। ये इस तरह की मंशा का वो जिक्र कर रहा है। देखिए, जो डर है वो टेररिज्म का चलते ही इस बात पे है। एक्चुअल घटनाएं या मृत्यु जो टेररिज्म से है वो उतनी नहीं होती जितनी बीमारियों से होती है, लेकिन इसका मकसद ही होता है टेररिज्म का कि इतना भय और आतंक पैदा कर दें कि जो सरकार की व्यवस्था है उस पर से लोगों का विश्वास उठ जाए। और दूसरी बात, जो शरिया कानून की आप कह रही हैं, ये जो प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, ये जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये बच्चों से इंडोक्ट्रिनेट किया गया है कि लोग इसके अलावे कुछ सोच न पाए। कि देखिए कि 2-2, 3-3 साल के बच्चों से कहा जाता है कि आपका दीन ये है, आपका ये ऐसा है, आपके ये फर्ज होते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी सबसे सुप्रीम है। तो ये जो ब्रेन के बड़े कंपोनेंट पे ये जो है अटैक करके टेररिज्म का बिजनेस मैं कहूंगा कि ये लोगों ने चलाया है। और ये जो शरिया कानून लागू करने की आप बात कर रहे हैं, इस तरीके के आतंकवादी दुनिया भर में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। और ये भूल जाते हैं कि जहाँ शरिया भी है वहाँ लोग सुकून से जी नहीं पाते हैं, लोग तो वहीं जी पाते हैं जहाँ शरिया नहीं है। ओझा साहब, ये तो इन्हें खुद भी मैनिपुलेट किया हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है। मुस्लिम समुदाय का अगर जिक्र हो रहा है तो मुस्लिम समुदाय को भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका धर्म खतरे में है, इसलिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं जिन्हें पहले से सिखाया पढ़ाया गया और उसी सीख पर वो चलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का भी कोई डर नहीं। देखिए, उनका होता है जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है, तो वो अपनी सोचने की कैपेसिटी खो चुके रहते हैं। ब्रेन उनका है, शरीर उनका है, दिमाग उनका है, लेकिन वो जो है इस तरीके से उनको पॉइजन कर दिया गया है कि वो खुद सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन जो है हिंदुस्तान में आज से नहीं 50-60 साल से चल रही है। जब से बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तान की फौज ने शिकस्त किया, तब से उसने तबलीग को लाया। और लोग कहते हैं कि तबलीग ऐसे नहीं ऐसी है। तो एक के बाद एक जो है इन लोगों ने अपने लिए एक पोटेंशियल आर्मी क्रिएट करने के लिए हिंदुस्तान में जो है ये फैलाना शुरू किया इस्लामिक रेडिकलिज्म को। आप देखिए कि अफगानिस्तान में आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले जब ये नहीं हुआ था तालिबान और ये नहीं हुआ था, झगड़ा नहीं आया था, तो महिलाएं भी कितने अच्छे ड्रेस पहनती थी, कितने लिबरल लोग हुआ करते थे 50 के दशक में, 60 के दशक में। इवन पाकिस्तान तक में देखें कि वहां पे भी कोई बुर्के और इसका ये चलन नहीं था। तो ये इतना ब्रेन वॉश किया गया है इनडायरेक्ट तरीके से कि लोगों की सोचने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर से हट के भी कुछ काम करने की जरूरत है। और आपके चैनल से मैं ये भी कहूंगा कि इस्लामिक आतंकवाद का, इस्लामिक चरमपंथी का जवाब हिंदू चरमपंथी हरगिज नहीं होता है। इसका जवाब होता है मजबूत और बहुत ही सशक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जहां भी शक क्यों ना हो, उसको समस्या को आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। जी ओझा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही, ओझा साहब ने अपनी बात को रखा और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आखिर समाधान क्या है। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल पाई है, या फिर हम अगर आरोपी मुर्तजा की बात करें, जो लैपटॉप उसका बरामद हुआ है, जो फोन बरामद हुआ है, उसमें से बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं नितिन जो डिलीट कर दिए गए हैं। और वो VoIP कॉल या फेस टाइम का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से उसे ट्रेस करने में ATS को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुर्तजा का जो ये रोल था, कहीं ना कहीं प्री प्लान था, क्योंकि वो पहले से ही सभी वीडियो को देखता रहता था, सर्च करता रहता था और सोशल मीडिया से काफी लगा हुआ था। क्योंकि वो जिस तरह से बाहर के वीडियो जो देखता था सीरिया से, उसमें कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिल रहा था बाहर से लोगों के, तभी उसको इतनी जानकारियां मिली। और आपको बता दूं कि जिस तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई को रिलेटेड कहा जाता है कि महाराष्ट्र से उसने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको ये जानकारी थी इन चीजों की कि कैसे क्राइम किया जाता है, क्योंकि क्राइम करना इतना आसान नहीं होता है। इस बात को कि मैं बॉम्ब बनाना जानता था, तमाम तरह की जो विधियां हैं वो जानता था, लेकिन मैंने धारदार हथियार का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस थे पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुर्तजा ने जो काम किया है, वह उसे पूरी तरह से पता था कि जिस तरीके से मैं काम करूंगा उसमें बेल उसको मिल सकती कि नहीं मिल सकती, कि कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव हर तरफ से था। क्योंकि उसको जिस तरह से दिमागी तौर पर पहले कहा गया कि थोड़ा सा परेशान है, उसके बावजूद ये हरकतें कर रहा। लेकिन सबसे अहम बात यह है, अगर वो दिमागी तौर से परेशान है तो वो सोशल मीडिया कैसे हैंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया हैंग करना एक मामूली बात नहीं है। वो दिमागी तौर से परेशान है और सीरिया से वो बात कर रहा है,
बाहर के वीडियो देख रहा है और अमेरिका तक वो कहीं ना कहीं उसकी बात चल रही है, दुबई तक, यानी कहा जा रहा है कि वो एक संगठन, आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ, उनसे बात कर रहा है, उनसे रूबरू हो रहा है और नेपाली ट्रांजैक्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन कर रहा है। तो ये जो इतना बड़ा जो उसका जो षड्यंत्र है वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है, उससे पता चल रहा है। नितिन इसे कहेंगे कि पूरा प्लान पहले बनाया गया है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया है। बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षय राय भी हैं हमारे साथ, उनसे हम और डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अक्षय, मुर्तजा को देखते हुए एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी नितिन से भी बात की कि उसके लैपटॉप का जिक्र हो रहा है कि उसमें तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन से उन्हें डिलीट कर दिया गया है। एटीएस को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जो VoIP कॉल का वो इस्तेमाल किया करता था बातचीत के लिए, वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है। और न सिर्फ इतना, उसके कई फर्जी अकाउंट्स थे फेसबुक पर, जिसमें से एक अकाउंट का चैट भी निकलकर सामने आया है जिसमें अरबी भाषा में उसने चैट किए हैं। कैसे इस पूरे सिनेरियो को आप देख रहे हैं और किस तरह के और खुलासे इसमें हो रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात रही है कि विदेशी जो अकाउंट से बात करता था उसके सूत्रधार अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। अभी कुछ देर पहले खबर है कि इस पे जो तमाम लोगों से बात करता था उसके ट्रेसिंग आउट धीरे धीरे होने लगे हैं। जो सीरिया की बात आ रही है, दुबई के कनेक्शन की बात आ रही थी और नेपाल से इसके जुड़े होने की बात आ रही थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब एटीएस ने जो पूछताछ की है, एनआईए अब अपने कस्टडी में लेने जा रही है। खबरें आ रही है कि 2 दिन के अंदर इसको एनआईए अपने कब्जे में ले लेगी। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि यूएपीए जो आतंक विरोधी कानून है उसको लगाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी खबर है कि यूएपीए इस पे लगाया जाएगा, यानी कि आतंक से इसके जुड़े होने की, जो आतंकियों से जुड़े होने की खबर ये पुख्ता होने लगी है। इसलिए एनआईए ने अपने कब्जे में लेने का इसको फैसला किया है। 2 दिन के अंदर ये माना जा रहा है कि एनआईए अपने इसको कब्जे में लेने की, एटीएस ने जो पूछताछ की है उसके आधार पर एनआईए ने अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है, कस्टडी में लेगी। उसके बाद यूएपीए लगाने का फैसला इसे लिया जा रहा है, क्योंकि इसके अभी तक तो सिर्फ बातें चल रही थी कि कनेक्शन यहाँ से और जो इसने कबूला था, लेकिन अभी लगभग कंफर्म होता जा रहा है कि इसके आतंक के तार दूर तक जुड़े हुए थे और पाकिस्तान से भी जुड़े होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो यूएपीए लगाने का फैसला अब किया जा सकता है 2 दिन के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि यूएपीए लगने के बाद ये मामला एनआईए को हैंडओवर कर दिया जाएगा। एक के बाद एक कई अहम खुलासे, हनीश राव का खुलासा हुआ, आईएसआईएस से संबंध के खुलासे हुए हैं, दुबई कनेक्शन का पता चला है और अब मुर्तजा ने कई ऐसी बातें कबूली है जो अभी तक इस पूरे मामले को देखते हुए सामने नहीं आई थी। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में केके पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बेड वाला ये अस्पताल गुजरात के कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिसका निर्माण भुज के श्री कच्ची लेवा पटेल समाज ने कराया है। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। महानुभाव, चिकित्सकगण और सेवारत सभी कर्मचारी और कच्छ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरोग्य से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कच्छ वासियों को बहुत बहुत बधाई, गुजरात को भी बधाई। भूकंप से मची तबाही के पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है।
ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहिंसा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हम अपने हाथ में छड़ी रखेंगे। मोहन भागवत हरिद्वार में साधु संतों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के सपनों का भारत साकार होने के करीब है। मोहन भागवत ने कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हम अपने हाथ में छड़ी रखेंगे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमारे मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, लेकिन दुनिया की ताकत की भाषा सुनती है, इसीलिए हमारे पास वैसी शक्ति होनी चाहिए जो दिखाई दे। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खरगोन उपद्रव पर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आज उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने सुबह अपने ट्वीट में बीजेपी पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी ये जानती है कि बिना पत्थर उछाले कुर्सी नहीं मिलती, इसीलिए हथियार के रूप में कभी जज्बात को तो कभी जान को हथियार बनाती है। सांप्रदायिक उन्माद बीजेपी का सबसे खतरनाक राजनीतिक हथियार है। जिसे जिले में दंगा होगा उसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर और एसपी की होगी। अगर ये संदेश मुख्यमंत्री दे दे तो कभी दंगा नहीं हो सकता। मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बताते चले कि इससे पहले भी जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने खरगोन उपद्रव को लेकर कई तरह के बयान दिए हैं। बीते दिन उन्होंने बिहार की एक तस्वीर को अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर उसे मध्य प्रदेश का बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। विवाद के बाद दिग्विजय सिंह ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था। दिग्विजय सिंह के लगातार विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रदेश सरकार ने दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की मांग की। अपने बयानों के चलते दिग्विजय सिंह पर अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं। किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। रामनवमी समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। पिछले 4 दिनों से लगे कर्फ्यू की वजह से लोग अपने घरों के अंदर ही हैं। बुधवार रात अचानक पत्थरबाजी की अफवाह से एक बार फिर यहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद रात के समय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को गश्त बढ़ानी पड़ी। इस बीच एक तरफ जहां राज्य की शिवराज सरकार ने कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ खरगोन में प्रशासन ने जुम्मे के रोज घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही खरगोन में आज 10 से 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट रही। ये छूट महिला पुरुष दोनों के लिए रही। गुरुवार को सिर्फ महिलाओं को ही छूट थी। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खरगोन हिंसा पर कहा कि ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान को गली मोहल्ला में नहीं बंटने देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि उनकी सरकार दंगों में लिप्त पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं। के कई राज्यों से कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की किल्लत के चलते आने वाले समय में बिजली संकट पैदा हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने भी कोयले की कमी की बात को स्वीकारा है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये बात कबूली है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। कमी हुई है, एक राजस्थान में कमी हुई है, एक तमिलनाडु में कमी हुई है, ये सब है। तो कमी के 2-3 कारण। एक तो है कि वो जो परिस्थिति उस राज्य की जो परिस्थिति उससे संबंधित है। एक तो है तमिलनाडु, वैसे उनका ज्यादातर बहुत सारे प्लांट हैं जो कि आयातित कोयला पर निर्भर था। उसके बगल में आयातित कोयला सस्ता पड़ता था। आज के दिन में आयातित कोयले का दाम हो गया है $140 पर टन, 12-13 हजार रुपये पर टन। हमारा देशी कोयला मिलता है 1000 रुपये पर टन। ये दिक्कत है, पानी मिलने में भी दिक्कत है। फिर भी हमने कहा कि आपका इम्पोर्टेड कोल प्रदेश है तो खरीदिए। दूसरा आंध्र प्रदेश का भी यही है और कुछ ये रेलवे के द्वारा वहां पहुंचाने में जो विलंब हो रहा है वो है। तो उसमें एक और आंध्र प्रदेश को बिजली मिलती है SCRC सिंगरेनी से। सिंगरेनी जो कोलफील्ड है उसमें भागीदारी है कोल इंडिया लिमिटेड का और आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार का। वहां पर एक्सप्लोजिव की कमी हो गई थी। दुनिया में जो यूक्रेन वॉर हुआ, जो कोविड के कारण दिक्कत हुआ, उसमें एक्सप्लोजिव की कमी हो गई, ये है। लेकिन ये ओवरऑल अगर आप पूछेंगे, ओवरऑल हमारा डिमांड जैसे हमने कहा करीब 8-9% बढ़ा है। 197 से लेकर के 1,97,000 से लेकर के 2 लाख मेगावाट तक अब रहा है। इस बार जितना तेजी से डिमांड बढ़ा है उतना तेजी से डिमांड और पहले कभी नहीं था। तो जो हमारा कोयले का रिजर्व है वो कम आज के दिन में 9 दिन का, जबकि रहता था हमारा 14-15 दिन का। तो ये बात सच है कि डिमांड बढ़ा है, उस हिसाब से कोयले का सप्लाई उतना तेजी से बढ़ नहीं सकता है। नया खदान ये चालू करने में समय लगता है, तो ये आपका कहना सही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।